फिल्म की शुरुआत 1983 में योग्यकार्ता के एक जंगल से होती है, जहां कुछ लोग मंत्र पढ़ते हुए एक लाश को नहलाकर उसे कफन पहना रहे हैं। सीन कट होकर 1996 में आ जाता है, जहां एक आदमी संदूक से कुछ निकालकर अपने पोते हाव को दिखाता है। दादूजी कहते हैं कि ये लोनतार लीफ है, जो पुराने मज़ापहित जमाने में लिखने के काम आती थी। वो इसे एक कैटलिस्ट बताते हैं। फिर दादूजी हाव को एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब वो मेडिटेशन के जरिए किसी दूसरी दुनिया में होंगे तब हाव उनके शरीर का ध्यान रखे। इसके बाद वो बड़े ध्यान से मेडिटेशन शुरू करते हैं। कुछ देर बाद हाव की माँ बताती है कि रिदा बाहर वेट कर रही है। हाव खिड़की से रिदा को देखता है और दादूजी को अकेला छोड़कर उसके साथ चला जाता है। उधर दादूजी के कमरे में कुछ दाखिल होता है और वो लोनतार लीफ खिड़की से बाहर निकल जाती है। फिर दादूजी के शरीर के साथ कुछ अजीब होता है और सीन कट होकर 2013 में आ जाता है। हाव और रिदा अब बड़े हो गए हैं। रिदा बताती है कि आज के सेमिनार की सारी टिकट्स बिक चुकी हैं। हाव एक टूर पर जाना चाहता है, पर रिदा उसे थर्सडे का सेमिनार खत्म होने तक रुकने को कहती है। रिदा बताती है कि उसने एक नए कैमरा के लिए एडवांस पैसे भी दे दिए हैं। दोनों सेमिनार के लिए तैयार होते हैं और रिदा हाव के बिखरे बाल ठीक करती है। हाव अपना सेमिनार शुरू करता है, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रेट्रोकॉग्निशन। वो समझाता है कि रेट्रोकॉग्निशन का मतलब है पास्ट में हुई किसी घटना को जानने की ताकत। एक पार्टिसिपेंट पूछता है कि क्या ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। हाव बताता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन में आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे डायमेंशन में जाती है, पर रेट्रोकॉग्निशन में सबकॉन्शियस माइंड के जरिए वक्त के एक स्पाइरल में एंट्री की जाती है। ये बिल्कुल टाइम ट्रैवल जैसा है। हाव रेट्रोकॉग्निशन प्रोसेस में कैटलिस्ट की अहमियत समझाता है। कैटलिस्ट पास्ट और प्रेजेंट के बीच की कड़ी होते हैं, जो एटॉमिक लेवल पर पुरानी बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस के जरिए बहते हैं। स्पेशल पावर्स वाले लोग अपने करीन के जरिए उस ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट को देख पाते हैं। कोई पूछता है कि क्या हाव उस इंसान के शरीर में घुसता है। हाव बताता है कि वो शरीर को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि बस उसे ऑब्जर्व करता है, जिसे वो हिचहाइक कहता है। हाव ये भी बताता है कि वो पास्ट को बदल नहीं सकता। उसका करीन बस एक इनविजिबल साया है जो न किसी को कंट्रोल करता है और न किसी से बात। इस प्रोसेस के वक्त बाहर से ऐसा लगता है जैसे कोई सो रहा हो, पर इसमें ढेर सारी मेंटल एनर्जी खर्च होती है। एक सवाल आता है कि क्या कोई पास्ट से वापस आने में फेल हो सकता है। ये सुनकर हाव सीरियस हो जाता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां दिखता है कि उस दिन हाव के दादूजी वापस नहीं आ पाए थे और उनकी मौत हो गई थी। प्रेजेंट में रिदा सेमिनार खत्म होने का अनाउंसमेंट करती है। सेमिनार खत्म होने के बाद मिस्टर और मिसेस सुजात्मिको हाव के पास आते हैं। वो बताते हैं कि उनकी बेटी सारी 2 दिन पहले स्कूल से गायब हो गई है और हर जगह ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चल रहा। मिस्टर सुजात्मिको को शक है कि उनकी बेटी शायद किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, पर एक माँ होने के नाते मिसेस सुजात्मिको को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। दोनों के बीच बेटी के गायब होने को लेकर काफी बहस होती है। रिदा समझ जाती है कि वो हाव से 2 दिन पहले के पास्ट में जाकर सारी को ढूंढने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मिस्टर सुजात्मिको पुलिस के पास जाने की बात करते हैं, पर मिसेस सुजात्मिको हाव के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। सीन कट होकर रात का आता है। वो लोग रात को सारी के स्कूल पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात सारी की क्लास टीचर मिसेस वाती से होती है। रात को स्कूल में एंट्री मना होने के बावजूद हालात को देखते हुए वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देती हैं। मिसेस वाती उन्हें उसी रूम में ले जाती हैं जहां सारी को लास्ट टाइम देखा गया था। मिसेस वाती अफसोस जताती हैं कि उस दिन उन्हें सारी को थोड़ा पहले ही घर भेज देना चाहिए था। हाव सारी की माँ को वादा करता है कि वो सारी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। हाव वहां एक मशीन पर बैठता है और रेट्रोकॉग्निशन प्रोसेस शुरू करने के लिए सारी की कोई चीज यानी कैटलिस्ट मांगता है। मिसेस सुजात्मिको उसे सारी की एक कैंची देती है। हाव मेडिटेशन में बैठने की तैयारी करता है और रिदा पूरे मामले को कैमरा में रिकॉर्ड करने लगती है। हाव मेडिटेशन में जाता है और 2 दिन पहले के सारी के शरीर में एंट्री करता है। दिखता है कि रात को सारी अकेली स्कूल में बैठकर सिलाई का काम कर रही थी। मिसेस वाती उसे अकेला देखकर जल्दी काम खत्म करके घर जाने की एडवाइस देकर चली जाती है। मिसेस वाती के जाने के बाद जब सारी अकेली काम कर रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने की आवाज आती है। वो पूछती है कौन है, पर कोई जवाब नहीं मिलता और दरवाजे पर लगातार धक्के पड़ते रहते हैं। सारी डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नहीं दिखता, पर अंदर आते वक्त वहां कोई खड़ा दिखता है जिस पर उसका ध्यान नहीं जाता। वो फिर से मशीन पर बैठकर काम शुरू करती है और अचानक कमरे की लाइट गुल हो जाती है। सारी वहां एक लाश देखकर चौंक जाती है और उसकी उंगली में नीडल घुस जाती है। हाव मेडिटेशन में सारी का वही डर और तकलीफ महसूस करने लगता है। खैर सारी उंगली निकालकर देखती है कि वहां अब वो लाश नहीं है। वो तुरंत उस रूम से निकलकर भागने लगती है। अचानक उसके सामने ऊपर से कुछ गिरता है। सारी ऊपर देखती है पर वहां कुछ नहीं होता। तभी सामने से कोई चीज उस पर झपटती है और उसे खींच
खींचने लगती है। वो ईविल पावर सारी को एक कुएं के अंदर ले जाती है और तभी हाव होश में वापस आता है। हाव को डरा हुआ देखकर रिदा उसे शांत करने की कोशिश करती है। हाव बताता है कि उसे पता चल गया है कि सारी कहाँ है। हाव मिसेस वाती से एक रस्सी मांगता है। वो लोग स्कूल की एक ऐसी जगह जाते हैं जिसे पहले ठीक से देखा नहीं गया था। हाव एक पेड़ के पीछे वाले कुएं की तरफ इशारा करता है। रिदा कहती है कि शायद सारी को पोकोंग यानी इंडोनेशियन श्राउड घोस्ट ने किडनैप किया है, क्योंकि ऐसी भटकती हुई आत्माओं को कुएं जैसी अंधेरी और गीली जगह पसंद होती है। कुएं का ढक्कन खुलते ही उन्हें सारी अंदर मिल जाती है। हाव कुएं में उतरता है सारी को रेस्क्यू करने के लिए। वो सारी को रस्सी से बांध देता है और सब मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। अचानक कुछ चूहों की वजह से हाव घबरा जाता है और उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। चश्मा पहनते ही उसके सामने वो पोकॉन खड़ा होता है। खैर, रिदा ऊपर से रस्सी देती है और हाव कुएं से बाहर निकल आता है। हाव के बाहर आते ही सुजात्मी को फैमिली उसे बहुत थैंक्स बोलती है। रिदा उन्हें एडवाइस देती है कि घर जाकर सारी को फ्लावर बाथ करवाएं ताकि उसके शरीर से बुरा साया हट जाए। इसके बाद वो लोग कुएं को बंद कर देते हैं। वापस आते वक्त रिदा कहती है कि हाव की ये स्पेशल पावर लोगों के बहुत काम आ रही है। वो पूछती है कि पोकोंग दिखने में कैसा था, पर हाव इतना थका हुआ था कि रिदा के कंधे पर सर रखकर ही सो गया। अगले दिन हाव अपने दादूजी की कब्र पर उनकी फेवरेट मिठाई वाजिक लेकर आता है। हाव दादूजी की याद में वो मिठाई वहां रखता है। ठीक उसी वक्त एक आदमी वहां बेलचा लेकर मिट्टी खोदना शुरू करता है और हाव को आवाज देता है। हाव एक गहरी ट्रांस में उसके पास जाता है। पास आते ही वो आदमी हाव की कब्र की तख्ती दिखाता है। यह देखकर हाव सीधा उस गड्ढे में गिर जाता है। गिरते ही उसके शरीर पर कफन आ जाता है और वो आदमी उसे दफन करने लगता है। अचानक हाव की नींद खुल जाती है और उसकी माँ सुकून की सांस लेती है। रिदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि हाव तो गोरिल्ला से भी भारी है, उसे उठाकर लाना बहुत मुश्किल था। माँ हाव को ये रेट्रोकॉग्निशन पावर यूज करने से मना करती है क्योंकि ये उसकी हेल्थ के लिए खतरनाक है। हाव कहता है कि वो बस थोड़ा थका हुआ है। रिदा माँ को यकीन दिलाती है कि वो हमेशा हाव के साथ रहेगी। माँ उसे अच्छा खाना खाने को कहती है और सब डिनर के लिए तैयार होते हैं। फिर जब हाव अपने रूम में जाता है तो उसे फ्लोर पर कब्र की मिट्टी दिखती है। अगले दिन हाव रिदा को उस कब्र की मिट्टी के बारे में बताता है और कहता है कि सारी को उठाने वाला वो पोकोंग कोई आम घोस्ट नहीं था। उसका सर कफन से ढका नहीं था, बल्कि वो एक गंजे स्केलेटन जैसा दिख रहा था। रिदा डर जाती है कि सारी को बचाने की वजह से अब हाव उस ईविल पावर का नया टारगेट बन गया है। इसी बीच हाव उस आदमी को देखकर उसका पीछा करता है। वो आदमी अचानक एक ट्रायल रूम में घुस जाता है। हाव नीचे से झांक कर देखता है तो वहां भी कब्र की मिट्टी पड़ी होती है। हाव पर्दा हटाने की कोशिश करता है पर पर्दा कभी खत्म ही नहीं होता, बल्कि वो कफन के कपड़े में बदल जाता है। बहुत कोशिश के बाद पर्दा हटता है और वो उस आदमी को मिरर में देखता है। मिरर से नजरें हटाते ही उसके सामने एक भयानक एंटिटी आ जाती है। तभी रिदा वहां पहुंच जाती है। वो कहती है कि अब उस बुराई को एक नया शिकार चाहिए और वो हाव भी हो सकता है। दूसरी तरफ सारी अपने घर में खौफ के साए में दिन गुजार रही है। उसे अपने कमरे में उस पोकोन का एहसास होता रहता है। सारी अपनी माँ से कहती है कि वो बुरी ताकत उसका पीछा कर रही है। उसकी माँ उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती है। फिर जब माँ सारी की उंगली का बैंडेज बदल रही होती है, तभी वो अचानक कुछ रहस्यमयी और भयानक बातें करने लगती है। वो कहती है कि एक छोटी सी चोट भी जानलेवा हो सकती है। वो आगे बताती है कि काले जादू करने वाले जख्मी उंगली को बलि के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब तक वो सारी की उंगली को काटकर अलग नहीं कर देते वो नहीं रुकेंगे। इतना कहकर वो सारी की उंगली काट लेती है। सारी की चीख सुनकर उसके माँ बाप दौड़कर वहां आते हैं और उनके आते ही सब नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद मिसेस सुजात्मी को हाव को फोन करके सारी की हालत के बारे में बताती है। हाव उनसे मिलने आता है। मिसेस सुजात्मी को बताती हैं कि सारी घर आने के बाद से कुछ खा नहीं रही है और न ही सो पा रही है। जब भी वो अपनी आंखें बंद करती है वही बुरी परछाई या एंटिटी उसे देखने लगती है। सारी हाव से पूछती है कि क्या वो उस पर यकीन करता है। हाव कहता है कि वो उस पर भरोसा करता है क्योंकि वही बुरी ताकत अब हाव का भी पीछा कर रही है। हाव वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पर इस मामले को खत्म करेगा। हाव सारी से पूछता है कि वो आत्मा उसके पीछे क्यों पड़ी है। सारी एक डरावनी बात बताती है। वो कहती है कि वो अकेली नहीं है। उससे पहले भी इस स्कूल से कई स्टूडेंट्स गायब हो चुके हैं। वो हाव से मदद मांगती है क्योंकि वो इस तकलीफ से पूरी तरह थक चुकी है। इसलिए अगले दिन वो लोग मिस वाती से मिलने जाते हैं। मिस वाती एक राज खोलती हैं। वो बताती हैं कि सारी से पहले भी 2 स्टूडेंट्स इस स्कूल से गायब हुए थे। पहली बार ऐसा स्कूल बनने के तुरंत बाद हुआ था और दूसरी बार करीब 10 साल पहले। बदकिस्मती से आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। सारी के पापा ये सुनकर भड़क जाते हैं। वो स्कूल मैनेजमेंट पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात दबाए रखी थी।
वो पुलिस और मीडिया को सब बताने की धमकी देते हैं, पर हाओ उन्हें शांत करता है और कहता है कि अगर ये बात फैली तो सारी की प्राइवेसी और इज्जत पर बात आएगी। हाओ इस मामले को सुलझाने के लिए सारी के पापा से एक और मौका मांगता है। हाओ मिस वाती से पूछता है कि स्कूल की हिस्ट्री के बारे में और कौन जानता है। मिस वाती समनहुदी नाम के एक पुराने सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बताती हैं, जो स्कूल बनने के वक्त से ही वहां काम कर रहे थे और कुछ साल पहले रिटायर हो गए हैं। हाओ फैसला करता है कि वो समनहुदी से मिलेगा ताकि उस बुरी ताकत के बारे में सही जानकारी मिल सके और उसे रोकने का रास्ता निकाल सके। रिदा हाओ को वार्न करती है कि वो लोग जिस पर काम कर रहे हैं वो हाओ की पहुंच से बाहर है और ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हाओ जवाब देता है कि वो बुरी एंटिटी जब तक उसे और सारी को खत्म नहीं कर देगी तब तक नहीं रुकेगी, इसलिए वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। हाओ और रिदा एक्स सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर समनहुदी के घर पहुंचते हैं। समन की बेटी रिस्मा पहले कहती है कि उसके पापा बिजी हैं, पर जब हाओ कहता है कि ये किसी की जिंदगी का सवाल है तब समन उन्हें अंदर आने की इजाजत देते हैं। हाओ समन को सारी के गायब होने और कुएं के अंदर उसे ढूंढ निकालने के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि कुएं के अंदर उसने खुद एक गंजा पोकोंग देखा था। ये सब सुनकर समन एक ठंडी सांस लेता है और कहता है कि उसने इन सब के बारे में कभी न बोलने का वादा किया था, पर अब वो वादा तोड़ना होगा। समन बताता है कि एक वक्त वो वालिस्दी नाम के एक बहुत ताकतवर तांत्रिक के नीचे काला जादू सीखता था। वालिस्दी ताकत और पैसे के लिए किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटता था। दिखाया जाता है कि वो काले जादू से एक साथ कई लोगों की जान ले रहा है। समन बताता है कि एक दिन अथॉरिटीज को वालिस्दी के कारनामे पता चल गए और उसे मौत की सजा सुनाई गई। कोई और रास्ता न देख वालिस्दी ने खुद को बचाने के लिए बुरी ताकतों के साथ एक अल्टीमेट पैक्ट कर लिया। वालिस्दी ने बनस्पति नाम के एक जिन्न के साथ सौदा किया था। इस पैक्ट की वजह से वो अमर हो गया और मरने के बाद पोकोंग बनकर वापस आया। हाओ बताता है कि सारी अब उस बुरी आत्मा के खौफ में है। वो सारी के परिवार के लिए बुरा महसूस करता है और मिस्टर समन से मदद मांगता है ताकि वो इस मुसीबत का कोई हल निकाल सके, लेकिन रिदा हाओ को लेकर वहां से निकल जाती है। उनके जाने के बाद समन भी उनकी मदद के लिए जाना चाहता है, पर उसकी बेटी रिस्मा उसे इस खतरनाक काम में पड़ने से मना करती है। समन कहता है कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो जानता है कि इसमें अभी और कितनी जानें जाएंगी। गांव के लोग समन को अच्छा नहीं समझते, इसलिए वो मरने से पहले कोई एक नेक काम करके अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता है। वो रिस्मा से अलविदा कहकर निकल जाता है। इधर रास्ते में रिदा हाओ को वार्न करती है कि वो रेट्रोकॉग्निशन को लेकर बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है। वो हाओ को उसके दादा के साथ जो हुआ वो याद दिलाती है और इस खतरनाक काम का हिस्सा बनने से मना करके उसे छोड़कर चली जाती है। तभी समन हाओ के पास आता है और कहता है, चलो इस पोकोन को जहन्नुम भेजते हैं। रास्ते में समन बताता है कि अपनी पत्नी की मौत के बाद उसने तांत्रिक क्रियाएं छोड़कर तौबा कर ली थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वालिस्दी की कब्र के ऊपर ये हाई स्कूल बन जाएगा। समन ये भी बताता है कि वालिस्दी हर 10 साल में नया शिकार ढूंढता है और लोगों की उंगलियों से उनकी आत्मा खींच लेता है। समन बताता है कि ये बुरी एंटिटी सिर्फ उन्हें ही शिकार बनाती है जिनका जावानीज बर्थडे वालिस्दी से मैच होता है। वो दिन है क्लाइवॉन ट्यूसडे। हाओ चौंक जाता है क्योंकि ये उसका भी बर्थडे है। समन अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना चाहता है। जब हाओ पूछता है कि उनका प्लान क्या है, तभी कार के रेडियो से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। रेडियो अनाउंसर सीधा हाओ और समनहुदी का नाम लेकर कहता है कि उनका वक्त खत्म हो चुका है। हाओ रेडियो बंद करता है तो उसे कार के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हाओ कार से उतरकर ट्रंक खोलकर देखता है, पर वहां सब नॉर्मल था। हाओ इससे बहुत डर जाता है। वो कार में बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। हाओ बार बार कोशिश करके थक जाता है। इस एक्सट्रीम टेंशन के बीच उन्हें एक डरावना मंत्र सुनाई देता है और लुकिंग ग्लास में वो पोकोंग दिखता है। हाओ कार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता रहता है और वो पोकोंग उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है। खैर किसी तरह कार स्टार्ट होती है और वो स्कूल पहुंचते हैं। समन जैसे ही कार का ट्रंक खोलता है, वो पोकोंग उसके चेहरे पर एसिड फेंक देता है। इससे मिस्टर समन बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। हाओ रोते हुए मदद के लिए चिल्लाता है। समन अपनी आखिरी सांस लेने से पहले हाओ को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू देकर जाते हैं। वालिस्दी की कब्र पीछे वाले बरगद के पेड़ के नीचे है। हाओ अब अकेला रह गया है। वो समन की रिंग्स निकाल लेता है और उस पेड़ को ढूंढने निकलता है। हाओ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर अपनी स्पेशल पावर के जरिए समन की रिंग्स का इस्तेमाल करता है और वालिस्दी के आखिरी रिचुअल वाले सीन में एंटर करता है, जहां रिचुअल के एक पॉइंट पर वालिस्दी का गला काट दिया जाता है। फिर सीन वहीं चला जाता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी वालिस्दी को नहलाकर कफन पहनाया जाना। फिर उसे बरगद के पेड़ के नीचे दफनाने की तैयारी होती है। तभी वो पोकोंग आकर हाओ के हाथ से समन की रिंग गिरा देता है, जिस वजह से हाओ अपने कैटलिस्ट से अलग हो जाता है।
इधर घर पर हाउ की माँ नमाज पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। हाउ की माँ रिदा को देखकर चौंक जाती है। रिदा पूछती है कि हाउ कहाँ है। माँ बताती है कि हाउ स्कूल गया है। ये सुनकर रिदा उस पर गुस्सा होती है, क्योंकि खतरा जानते हुए भी वो वहाँ अकेला गया है। उधर वो बुरी ताकत हाउ को उस कुएं के अंदर ले जाती है। रिदा स्कूल पहुंचकर पागलों की तरह हाउ को पुकारती है। कुएं के अंदर वो पोकॉन्ग हाउ की उंगली चबा रहा है। आपको याद होगा कि समन ने बताया था कि ये पोकॉन्ग लोगों की उंगलियों से उनकी सोल चूस लेता है। रिदा हाउ को ढूंढते हुए उस पेड़ के पास पहुंचती है, जहां उसे एक बेलचा और समन की रिंग्स मिलती हैं। उधर वो पोकॉन्ग धीरे धीरे हाउ की सोल चूस रहा था। रिदा कुएं का मुंह खुला देखकर वहां जाती है और अंदर हाउ को ढूंढ लेती है। वो रस्सी के सहारे कुएं में उतरती है। अचानक हवा में तैरता हुआ हाउ नीचे गिर जाता है। रिदा भी नीचे पहुंचती है। हाउ की सोल पूरी निकलने से पहले ही रिदा वो रिंग्स उसके हाथ से टच करवाकर हाउ को होश में ले आती है। रिदा हाउ को शांत रहने को कहती है और बताती है कि वो गंजा पोकॉन्ग उसे कैटलिस्ट से अलग करके यहाँ नीचे ले आया था। दोनों वादा करते हैं कि वो मिस्टर समन की मौत बेकार नहीं जाने देंगे। वो उस गंदी ताकत को हराने का फैसला करते हैं और कुएं से ऊपर चढ़ने लगते हैं। रिदा पहले निकल जाती है और रस्सी खींचकर हाउ को निकालने की कोशिश करती है, पर नीचे से पोकॉन्ग ने हाउ को पकड़ रखा था। अचानक हाउ नीचे गिर जाता है और वो पोकॉन्ग का कफन उसके पैरों से खोलने की कोशिश करता है। इसी बीच कुएं में पानी भरने लगता है और पानी उसके गले तक आ जाता है। अचानक वो पोकॉन्ग पानी से बाहर निकलता है। तभी रिदा अपना एम्यूलेट हाउ की तरफ फेंकती है। खैर, आखिर में हाउ कुएं से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। कुएं से बाहर आकर हाउ हैरान होकर बताता है कि वालिस्दी को दफनाते वक्त उसके कफन की एक गिरह यानी नॉट खुली रह गई थी। इससे रिदा को याद आता है कि पोकॉन्ग की सारी पावर्स का सोर्स उसके कफन के कपड़े की नॉट्स में ही छुपा होता है। अगर किसी तरह सारी नॉट्स खोली जा सकें, तो वो बुरी आत्मा अपनी सारी पावर्स खो देगी और हमेशा के लिए चली जाएगी। हाउ रिदा से कार से बेलचा लाने को कहता है। वो वालिस्दी की कब्र वाली जगह पहुंचते हैं। फिर वो सॉल्ट से कब्र के चारों तरफ एक सिक्योरिटी सर्कल बनाते हैं। हाउ बताता है कि जब तक ये सर्कल सही सलामत है, वो लोग सेफ हैं। फिर दोनों मिलकर मिट्टी खोदना शुरू करते हैं। एक पॉइंट पर उन्हें लकड़ी के तख्ते मिलते हैं और वो कॉफिन खोलते हैं। लाश देखकर वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो कल ही मरा हो, बिल्कुल भी सड़ा नहीं था। हाउ लाश की नॉट्स खोलने की कोशिश करता है, पर वो लोहे के तार जैसी सख्त थीं। वो किसी भी तरह उन्हें खोल नहीं पा रहा था। रिदा को लाश के पास वही खंजर मिलता है जिससे उसे मारा गया था। रिदा लाश का सर ऊपर उठाती है और हाउ वो खंजर निकाल लेता है। फिर हाउ खंजर से नॉट्स काटने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बारिश के पानी से सॉल्ट का सर्कल टूट जाता है और पोकॉन्ग उसके अंदर आ जाता है। रिदा उठकर फिर से सिक्योरिटी सर्कल बनाने की कोशिश करती है। इधर वो बुरी ताकत उठकर बैठ जाती है और हाउ पर अटैक करके उसे खींचने लगती है। रिदा हाउ को बचाने के लिए पागलों की तरह चिल्लाती है। रिदा मिट्टी खोदकर फिर से हाउ को निकालती है। अचानक वो पोकॉन्ग आकर रिदा का गला दबाता है और उसे हवा में उठाकर फेंक देता है। हाउ पोकॉन्ग पर हमला करने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता, बल्कि हाउ की उंगली वो फिर से चूसने लगता है। अब हाउ वही खंजर लेकर उस पर अटैक करता है और जल्दी से सारी नॉट्स काट देता है और आखिर में वो पोकॉन्ग हार जाता है। फिर वो तुरंत रिदा के पास जाता है और उसे बार बार पुकारता है, होश में आने की रिक्वेस्ट करता है। रिदा को होश आता है। वो तकलीफ में भी मजाक करते हुए हाउ से पूछती है कि क्या उसने उस गंजे को खत्म कर दिया है। हाउ उसे सही सलामत देखकर इमोशनल हो जाता है। सीन बदल जाता है और सारी अब बिल्कुल ठीक दिखती है। सारी बताती है कि वो अब सुकून से सो पा रही है और फिर से स्कूल जा रही है। वो हाउ और रिदा का शुक्रिया अदा करती है। सारी के पापा हाउ से माफी मांगते हैं, क्योंकि पहले उन्हें हाउ की पावर्स पर शक था। वो मानते हैं कि वो हाउ और रिदा के हमेशा कर्जदार रहेंगे। हाउ अपना हिस्टोरिकल टूर प्लान कैंसिल कर देता है। इस हादसे ने उसे समझा दिया कि उसकी इस स्पेशल पावर से लोगों की बहुत मदद हो सकती है। उसे यकीन है कि उसके ग्रैंडपा भी यही चाहते थे और उन्हें हाउ पर गर्व होता। हाउ एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि जावा के इस मिस्टीरियस लैंड में उसका सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। फिर मोटर बाइक स्टार्ट होने के साथ मूवी खत्म हो जाती है।